हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपके लाया हूँ पॉलिटी से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने भैया? 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और हम अपने क्लास के एक नए बेहतर अंदाज में जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप सब दोस्तों जो है क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, भाई के पास। ठीक है, तो प्यारे साथी आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए आप सब एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्त, क्या आप सब ठीक हैं? एकदम बढ़िया भाई। सेशन की शुरुआत किया जाए। चलिए आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए दोस्त, क्या भैया कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसके हैं? क्या भैया? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, यह शब्द किसने है? किसने कहा था भैया? तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग एक बार एग्जाम में करके जाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के एग्जाम में जो है प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को जो है 100% श्योर करके आएंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो किसके बिना भैया? राज्यपाल के, क्योंकि राज्यसभा की विधानसभा में कह रहा है तो राज्यपाल। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपनी जो है पेन चेंज कर लूँ जो है। ठीक है, रेड रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है। देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्यपाल अगर कोई भी अध्यादेश जारी करता है तो विधानमंडल द्वारा उसे मंजूर किया जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट कर दीजिए भैया कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया था वो किस आर्टिकल में है, यानी कि वो किस आर्टिकल में है। आप लोग जो है जल्दी जल्दी फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए दोस्त जल्दी जल्दी आप सब कमेंट करिए मेरे प्यारे भाई, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए देखिए बात की जा रही है, तो कितने वर्ष तक रह सकते हैं वो अपने 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। ठीक है प्यारे साथी, चलिए हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ। ठीक है, और इसके बाद 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है भैया? राष्ट्रपति महोदय को हो। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए भाई। पहले वाले क्वेश्चन का तो आप लोगों ने आंसर कुछ लोगों ने गलत दिया था और कुछ लोगों ने सही दिया था। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करते रहेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं भैया कि भारत का चलित न्यायालय किसका मान संपुंज है? तो किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ कलाम आज़ाद का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको जो है भीम महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और यही महाभियोग की बात कर रहे हैं हम, जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो ये महाभियोग की बात की गई है राष्ट्रपति के संदर्भ में हम देखते हैं तो भैया प्रेसिडेंट के संदर्भ में, तो उनको जो हटाने की बात की गई महाभियोग, तो वो किस है आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। कौन थे भैया? हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है, चलिए हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए
क्या है भैया कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो किस मामले में की थी भैया? केशवानंद भारती जो उनकी बेसिक फीचर की जो बात की गई थी वो कब की गई थी? केशवानंद भारती केस में। ठीक है, और आप लोग जो है देखिए मैं क्वेश्चन बराबर पूछता रहूँगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो बताइए भैया केशवानंद भारती केस कब हुआ था? ठीक है, चलिए हम तब तक हम जो है अपने क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए भैया। ठीक है प्यारे साथी, चलिए तो जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ठीक है, भारत में वैध संप्रभुता संप्रभुता किसमें निहित है? तो वैध संप्रभुता किसमें निहित भैया? तो वैध संप्रभुता जो है संविधान में निहित है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? तो भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। यानी कि देखिए दोस्तों, इसमें एकात्मक सरकार का भी जो है वर्णन किया गया है, संघात्मक सरकार का भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। कैसा भैया? अर्ध संघात्मक है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया भैया? तो कहाँ जन्म लिया उसने? फ्रांस में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भैया भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन संविधान के प्रारंभ पर कितने मूल अधिकार थे? संविधान के प्रारंभ पर 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से जो संपत्ति का अधिकार होता है, यानी कि 7वां जो मूल अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे फंडामेंटल राइट से डिलीट करके क्या बना दिया गया उसे भैया? उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए जो डीपीएसपी की बात की गई है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डीपीएसपी की जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 36 से 51 में, यानी कि ये जो भाग, यानी कि संविधान का भाग 4 है, भाग 4 है, उसमें जो है डीपीएसपी की चर्चा की गई है। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट और करेंगे भाई, और जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, तो अच्छा आप लोग एक बार बताइए कि डीपीएसपी किस संविधान से संकलित किया गया है? डीपीएसपी किस संविधान से हमारे भारतीय संविधान में संकलित किया गया है? ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, मैं इसका आंसर तो अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को देखता हूं भैया कि आप लोग जो है आंसर दे पाते हैं कि नहीं जो है। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन 21 की बात करते हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो किस व्यक्ति ने मांग की थी भैया भारत के संविधान की संरचना हेतु? तो मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिए जो कांग्रेस ने जो मांग की थी वो जो है 1936 में मांग की गई थी। ठीक है, देखिए 1934 में तो सबसे पहले एम.एन. राव ने मांग किया था, उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में, फिर 36 में, फिर इसके बाद 40 में मांग हुई क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, जो कि कांग्रेस के ही द्वारा मांग की गई थी। फिर क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसके द्वारा भी संविधान की मांग की गई थी। फिर उसके बाद जो है 1946 की जो कैबिनेट मिशन आई, फिर उसी के उपरांत जो है उसमें जो 3 सदस्य थे अंग्रेजों के,
तो उन्हीं के द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा ही क्या किया गया भैया, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसकी पूरी क्लास देखने के लिए जो दोस्त प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भैया कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वयस्क मताधिकार के संविधान आधार पर जो संविधान सभा की मांग की थी, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी कि ठीक है। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो देखिए, हमने अभी बताया नहीं कि 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना के तहत, और इसमें कुछ बातों को निर्धारित भी किया गया था। जैसे कि क्या किया गया था भैया कि अगर अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर आप भारतीय लोग हमारे, यानी कि जो विश्व युद्ध हो रहा था, सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, अगर आप लोग हमारे साथ में सहयोग करते हैं या हमारी तरफ से युद्ध लड़ते हैं तो हम आप लोगों को जो है क्या करेंगे भैया, एक संविधान सभा का गठन कर देंगे। ठीक है, तो यही जो है एक 1942 का जो क्रिप्स मिशन था, इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका यही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समक्ष समान संरक्षण तो यूएसए से लिया गया है। देखिए, ये जो है आर्टिकल नंबर 14 की बात करता है। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 14 में कहता है कानून के, यानी कि विधि के समक्ष समता, तो वहाँ पे कहता है समता और समानता, तो समता और संरक्षण। तो समता, एक मिनट, तो देखिए पहले पेन को थोड़ा और कम कर लिया जाए। ठीक है, तो पेन को पहले और थोड़ा कम कर लिया जाए, तब जो है थोड़ा आप लोगों को बेहतर दिखेगा। तो देखिए वहाँ पे जो है सबसे पहले समता की बात की गई, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता। तो समता जो है लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया भैया, ब्रिटेन से लिया गया है। और वहीं पे जो संरक्षण लिया गया है वो लिया गया है आपका देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, 28 क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से संकलित की गई है। इसके बाद बात करते हैं विधि के समक्ष समता। देखिए अभी हमने यही आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल नंबर 14 की बात कर रहे थे हम ना, आर्टिकल नंबर 14 की। तो देखिए हमने उसमें बताया था विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो संरक्षण तो कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। और वहीं पे देखिए बात कर रहा है कि समता जो है इंग्लैंड से बात की गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो देखिए लगभग 200 धाराएं जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत के संविधान में संकलित की गई हैं। तो इसलिए यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो कौन सा है भैया, भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए हम आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसको अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन भैया, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और ये अस्थायी सदस्य थे। फिर इसके बाद जो है 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, कितने भैया, 11 दिसंबर 1946 को, कब, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी 1946 को, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और
फिर उनके साथ में 2 उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. यानी कि टी.टी. एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, 2 उपाध्यक्ष भी 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किए गए थे और किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को, कब भैया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने, किसने भैया? पंडित नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। ठीक है दोस्त, उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में रखा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं जो है, तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया भैया? सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए हम आगे बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो प्रारूप समिति, तो देखिए दोस्तों, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो बहुत सी छोटी बड़ी समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब भैया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, जिसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे भैया? 7 मेंबर थे, और जिसके अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया जो 26 नवंबर 1949। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, प्रस्तावना जो है यानी कि उद्देशिका जो है उसमें देखिए एक डेट लिखी है कि 26 नवंबर 1949। आप लोग उसको डेट देखिए तो वहाँ पे जो है अंगीकार जो है 26 नवंबर 1949 को ही हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान राज्यों के संघ के रूप में। तो देखिए, जो भी भारत के राज्य में शामिल हैं, जो भी राज्य भारत के साथ शामिल हैं, जो भी क्षेत्र भारत में शामिल हैं, उन्हें ना तो अब अलग होने का अधिकार है, और वो या ना तो ये कह सकते हैं कि भैया अब हमें भारत से अलग होना है। तो ऐसे कोई सिचुएशन नहीं हो सकती अब। इसलिए कहा गया है कि आर्टिकल 1 से 4 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या कहा गया भैया? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जितने भी आर्टिकल हैं ये भारत राज्यों का क्षेत्र है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है गागर में सागर सीरीज़ बताई गई है, आप लोग उससे जुड़ें और उसे ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भैया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, एक शायद क्वेश्चन रिपीटेड है कि उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी श्रीमती लीला सेठ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, आगे क्वेश्चन के हम रिपीट करते हैं भैया, तो ये सब क्वेश्चन शायद रिपीटेड हैं। देखिए, रुकिए देख लेते हैं हम। हाँ, रुकिए 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुकिए, आप लोग हम देख लेते हैं क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है। हम आज 50 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है दोस्त, आज कितने क्वेश्चन तक कराएंगे हम? आज 50 क्वेश्चन तक कराएंगे रिवीजन, और उसके बाद जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और उसके बाद कल हम देखते हैं जो है फिर 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे। ठीक है, आप लोगों को 500 क्वेश्चन की सीरीज़ दे दी जाएगी, और आप लोग जो है इस क्वेश्चन सीरीज़ को देख लेंगे, आप लोगों की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं ना। हाँ 39, चलिए ठीक है। तो 40 तो हो गया है कि भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई। ठीक है, और उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में। यानी कि देखिए, एक वास्तविक कार्यपालक है और एक नाम मात्र।
तो वास्तविक जो कार्यपालक हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कौन होते हैं भैया? वास्तविक कार्यपालक। और नाम मात्र के जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट महोदय। कौन होते हैं भैया? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और अगर यही बात की जाए कि राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। तो लोकसभा में जो विधान परिषद और विधानसभा में कितने सदस्य हैं भैया? आप लोग इसका एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। आई होप आप लोगों को हमने जो पढ़ाया था आप लोगों को याद भी ज़रूर होगा, इसलिए आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे मेरे प्यारे साथी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं कि किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो किन बड़े राज्यों में? आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है। और लास्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। ठीक है दोस्त, तो ये हो गए आप लोगों के 50 क्वेश्चन और बाकी 50 क्वेश्चन आप लोगों को कल होंगे। ठीक है दोस्त, कल की क्लास में होंगे और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ क्लास में जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, और जितने भी साथी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा कि भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं। तो बस आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त रहिए। ठीक है, लव यू एंड टेक केयर।